स्टूडेंट्स, और मैं संजय सर आज आप लोगों को मशीन चैप्टर पढ़ाएंगे। और ये जो मशीन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मशीन चैप्टर है, वो बेसिक मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं जनरल साइंस पढ़ाता हूँ और जनरल साइंस में अभी मैं कवर कर रहा हूँ फिजिक्स का मशीन चैप्टर। और मशीन क्या होता है, तो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमको जानना है। आप सिर्फ सुनिएगा, आपका जो है नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा और फिर आप एग्जामिनेशन देने में बेहतर महसूस करेंगे। तो ये रहा मशीन चैप्टर। अब जो है हम लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि मशीन होता क्या है। तो अंग्रेजी में मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर। मशीन एक ऐसा यंत्र है जो हमारे काम को आसान करता है। सबसे शॉर्ट में ये डेफिनेशन है। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मशीन चैप्टर में जो जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा। तो मशीन चैप्टर से रिलेटेड कौन सा टर्म जनरली आते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है जो मशीन से कुछ और भी तथ्य मैं बता देता हूं कि मशीन हमको किस तरह से मदद करता है, यानी कि हमारे काम को आसान करता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि कुएं से अगर पानी निकालना रहता है तो हम लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं। गांव देहात में आपने देखा होगा। और हम लोग नीचे खींचते हैं रस्सी को और बाल्टी ऊपर की तरफ आता है। तो वो भी एक तरह का मशीन है, मगर इसमें हेल्प क्या होता है कि हम जब नीचे खींचते हैं तो आसान होता है बाल्टी को उठाना, बनस्पत की अगर हम कुआं में डायरेक्ट बाल्टी डालते हैं जहाँ पुली नहीं है, लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें खतरा भी रहता है कि हम लोग झुक के बाल्टी को अंदर डालते हैं पानी के अंदर, फिर बाल्टी से ऐसे खींचते हैं तब वो ऊपर बाल्टी की तरफ आता है। तो उससे थोड़ा काम हार्ड होता है और उसमें कभी हो सकता है कि आप दुर्घटना भी हो सकता है उस मामले में। तो हम लोग पुली लगाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं कुएं से और खींचते हैं, पानी नीचे जाता है, बाल्टी और उठा लेता है। तो ये एक तरह का आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया मशीन के बारे में। तो चलिए मैं कुछ बताता हूँ। मशीन जानने के पहले हम लोग कुछ ऐसा टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग को समझने में मदद करेगा। जो है पहला जो है आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, पहले मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स बताते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, जैसे आप देखिए कि अगर ये फलक्रम है और मान लीजिए यहां पर एक वेट लगा हुआ है और इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर और ये लोड है, मान लीजिए अगर सीजीएस यूनिट में लेंगे तो लोड या फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। जैसे मान लीजिए ये 10 डाइन है, से सपोज दोनों 10। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा फोर्स और फलक्रम के बीच की दूरी, यानी कि फोर्स इंटू force into distance from the fulcrum। तो ये टर्निंग फोर्स है, ठीक है। और अगर इस तरह से छोड़ दिया जाए, यहाँ भी अगर कोई वजन अगर रखते हैं या कोई हम इसमें एफर्ट लगाते हैं या कोई भी अगर है, और ये बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि ये बल से ये जो आर्म है इसका ये इस तरफ डाउन करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और ये वाला जो है इसका टेंडेंसी क्या होगा, इस तरफ जाने का, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग कहते हैं टॉर्क। यानी किसी बॉडी के
घूमने का क्षमता को टॉर्क कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मशीन का, ताकि मैं जब इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब मशीन चैप्टर में तो पहला जो टर्म है जो हम लोग को समझना है वो है अब मैकेनिकल का मतलब क्या होता है। मैकेनिकल शब्द जो है वो मशीन से आया है, मशीन से रिलेटेड मैकेनिकल है, और मशीन के द्वारा जो एडवांटेज आपको जो मिलता है उसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मगर जरूरी नहीं है कि हर मशीन आपको एडवांटेज देता ही है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज अगर जितना, जैसे मान लीजिए कि कोई लोड आप उठा रहे हैं और एफर्ट आपका उतना ही लग रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, ठीक है। तो मगर ऐसा भी होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम भी हो सकता है। तो मैं उस परिस्थिति में आपको मैं सारा चीज एग्जांपल दूंगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ये होता है लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल अगर मैकेनिकल एडवांटेज हम लगाना है, और एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि लोड, यदि लोड का यूनिट क्या होगा। अब यूनिट पर भी इस पर चर्चा करेंगे कि लोड का वही यूनिट होगा जो फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। तो इधर आप एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस में अगर जाएंगे तो वो होता है डाइन सीजीएस यूनिट में, और लोड का यूनिट होता है न्यूटन एमकेएस में। यदि आप ग्रेविटेशनल यूनिट में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल यूनिट में सीजीएस में होता है ग्राम वेट या किलोग्राम वेट। तो एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए लोड है 10 न्यूटन का और आपको लगाना पड़ रहा है एफर्ट 5 न्यूटन का। अब आप देख रहे हैं कि यूनिट सेम है, ठीक है। जब यूनिट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो है और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि इस मशीन को आप यूज कर रहे हैं तो आपका दोगुना लाभ हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, यानी कि आपका एफर्ट जो है वो आधा लग जा रहा है एक पर्टिकुलर लोड को उठाने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होता है। मगर क्या कोई आप ऐसा मशीन के बारे में बता सकते हैं जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो? उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन में जनरली 1 नहीं प्राप्त होता। उसका कारण मैं बताता हूँ, उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक पुली है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाल्टी है जो कुआं से निकालते हैं ना, ये बाल्टी है। तो यहाँ एफर्ट हो गया, ये हो गया, लोड हो गया। मान लीजिए पानी और बाल्टी और पानी का दोनों का जो फोर्स है, वेट है, वो मान लीजिए 20 न्यूटन। इसमें पानी भी है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये मूवेबल पुली है, ये पुली रोटेट कर सकता है। ये फिक्स पुली, सॉरी, ये इसको फिक्स पुली कहते हैं, और यहाँ पर से बीच से इसको रोटेट करता है तो ये ऊपर नीचे जा सकता है। अब क्या है कि लोड है 20 न्यूटन का, तो एफर्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अपने लॉजिकली क्या है कि लॉजिकली आपको करना है कि अगर मशीन, अगर ये रियल मशीन है, ठीक है, रियल मशीन का मतलब है वो मशीन जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता हो। मगर कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। तो फ्रिक्शन कैसे होता है? तो यहाँ पर जो मूविंग पार्ट है, ये पुली है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है तो कुछ तो आपका एनर्जी वो ले लेता है। तो आपका एफर्ट जो है, से सपोज $25 न्यूटन का एफर्ट हो जाता है।
तो आप बताइए कि ये मशीन हम कहेंगे कि हम लोड 20 न्यूटन को उठा रहे हैं और हमको 25 न्यूटन लग रहा है, तो किस तरह से मशीन है? तो क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसलिए मशीन है कि मशीन सिर्फ हमको मैकेनिकल एडवांटेज ही नहीं देता है, कहीं कहीं हमको डायरेक्शन भी देता है। यानी कि नीचे खींचना, इस पानी को उठाने के लिए नीचे खींचना ज़्यादा आसान है बनस्पत सीधे डायरेक्ट बाल्टी डाल के निकालना। तो इसलिए क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो एक्चुअल मशीन होता है कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मगर होता है, अब जैसे कि ट्रांसफार्मर जो चढ़ाया जाता है पोल पर, ट्रांसफार्मर जो आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी, तो ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए पुली का ही इस्तेमाल से वो ट्रांसफार्मर उठता है, चेन से बंधे हुए रहते हैं, लोग खींचते हैं उसको। तो वहाँ पर तो अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर बहुत वजनदार वजन होता है, मगर हम लोग एफर्ट कम लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर ऊपर तक चला जाता है, तो वहाँ लोड बहुत ज़्यादा है। इसलिए वैसे केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होता है, 1 से क्या बहुत टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो सकता है। इस केस में क्या है कि इस केस में फिक्स पुली में ये जो है, इसमें तब क्या होगा कि आप देखिए कि मैकेनिकल एडवांटेज फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मैकेनिकल एडवांटेज लोड कितना है आपका है 20 न्यूटन, और एफर्ट कितना लग रहा है 25 न्यूटन। ये हम डिवाइड कर दिए, 5 हो जाए 20, ठीक है। ये हो गया लेस देन 1, 0.8। यानी कि मशीन जो होता है तो हमको एडवांटेज देता है, कहीं कहीं हमको एफर्ट कम लगता है, हमको लगाना पड़ता है, कहीं कहीं एफर्ट हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, मगर हमें डायरेक्शन का लाभ मिलता है। तो वही सब मशीन की एक है। और मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। तो सिंपली क्या है कि अगर कोई कहीं जगह अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज द रेशियो ऑफ लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, जो पहला जो है ये मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग पढ़े, इसके पहले हम लोग पढ़े मोमेंट ऑफ फोर्स, फिर मैकेनिकल एडवांटेज, और फिर अब आप आइए वेलोसिटी रेशियो। ये वेलोसिटी रेशियो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये जो होता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे फिर मैं फिक्स पुली का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ठीक से समझिएगा। ये एक फिक्स पुली है और वही जो है मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये एफर्ट यहाँ लग रहा है और यहाँ पर जो है बीच में इसका फलक्रम है और यहाँ पे आप लोड उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाल्टी का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये उठा रहे हैं, पानी है, ठीक है। लोड ये हो गया एफर्ट, ठीक है, लोड बाय एफर्ट। अब क्या है कि मान लीजिए मैं इससे 10 सेंटीमीटर इसको मैं एफर्ट में से नीचे खींचा और ये 10 सेंटीमीटर उठता है, मान लीजिए इसको मैं यहां से यहां खींच के लाया, ये एरो यहाँ पर था और एरो मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है। 10 सेंटीमीटर मैं खींचा, तो लोड कितने हाइट से राइज करेगा, लोड भी उतना ही हाइट से राइज करेगा, ये राइज करेगा 10 सेंटीमीटर। इस केस में क्या होगा, आपको
डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट कितना है 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ वेलोसिटी रेशियो 1 हो गया। मगर कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर जो डिस्टेंस मूव्ड एफर्ट का और लोड का जो डिस्टेंस मूव किया वो अलग अलग होता है, और उसी के अनुसार वेलोसिटी रेशियो भी होता है। कहीं आपको 1 से कम होगा, कहीं 1 से ज़्यादा होगा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, या 1 होगा। जैसे इस केस में आपने देखा कि वेलोसिटी रेशियो 1 है, यानी कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है VR 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, तो आप उसको बेहतर समझेंगे। तो हम लोग अभी तक ये जाने मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड। और तब ये सब जब जानकारी हो गई तो अब हम लोग दूसरा तथ्य की तरफ चलेंगे, वो है हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर पढ़ाने के पहले मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। एक शब्द होता है एफिशिएंसी, मैं इसे भूल गया था, सॉरी। एफिशिएंसी भी आपको जानना पड़ेगा, मशीन का एफिशिएंसी कितना है, ठीक है। तो क्या कोई मशीन 100% एफिशिएंट हो सकता है? बिकॉज क्या है कि मशीन मूविंग पार्ट्स होता है, ओके, और मशीन जब मूव करता है तो किसी भी मशीन जो मूव करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी है, साइकिल है, वो जब चलता है तो बॉल बेयरिंग्स होता है, तो उसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता है, कुछ तो कुछ फ्रिक्शन रहता है। तो कुछ एनर्जी जो होता है वो आपका फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मशीन ले लेता है। तो यानी कि तब आप लॉजिकली आप बताइए कि क्या 100% एफिशिएंट का मतलब हुआ कि जितना हम उसमें एनर्जी दिए उतना ही एनर्जी हम पाए। तो चूंकि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जितना हम एनर्जी किसी मशीन में लगाते हैं उतना एनर्जी हमें मिल नहीं पाता है। यानी कि तब एक कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आता है, एक होता है रियल मशीन एंड एक्चुअल मशीन। रियल मशीन वैसा मशीन होता है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, वो वास्तविक चीज नहीं होता, मगर हम लोग उसको बिना फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं तो ताकि दूसरे तथ्य के बारे में हमको समझने में ज़्यादा आसान होता है। मगर कोई भी मशीन रियल मशीन नहीं होता, वो एक्चुअल मशीन होता है, और कोई भी मशीन में फ्रिक्शन होता है। इसलिए कोई भी मशीन जो होता है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है? वर्क इनपुट का मतलब हुआ कि आपने जिस मशीन में वर्क किया। आप जब वर्क करते हैं, मशीन में वर्क करते हैं, मशीन ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मशीन है जो बिजली से भी मशीन चलती है तो उसमें बिजली का एनर्जी लगता है, तो उसमें वर्क इनपुट क्या हो गया? जो बिजली से चलती है मशीनें, उसमें आपने जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें दिया। और वर्क आउटपुट, ये वर्क आउटपुट क्या होता है? ये होता है जो मशीन जो है आपके लिए काम किया, वो वर्क आउटपुट। तो कभी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिंगल फिक्स पुली के बारे में बताया था, तो इसमें क्या है कि वर्क हम लोग निकालते कैसे? अब वर्क आया, वर्क एक शब्द आया,
मेरा पहले वाले क्लास में मैंने वर्क के बारे में सारा चीज़ में बताया था। ऐसे मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ कि वर्क इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ऊर्जा या वर्क कहते हैं। तो वर्क जो होता है सीजीएस में जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है। मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ। तो वर्क का यूनिट क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सीजीएस में होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया। और एसआई यूनिट में होता है या एमकेएस यूनिट में क्या होता है? इसका होता है इसीलिए मैंने जब क्लास स्टार्ट किया तो मैं पहले एसआई और एमकेएस, एसआई और एमकेएस, इसलिए मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था तो मैंने यूनिट पर बहुत ही विशेषता ध्यान दिया था। आप लोगों को भी कहा था कि यूनिट पर पहले क्लियर होइए। तो ये वर्क होता है, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं किसी मशीन में का वर्क कैसे होता है, इससे निकालते हैं। अब ये जो है वर्क इनपुट जो होता है, अब जैसे कि कोई भी मशीन जो होता है, मैंने आपको बताया कि कोई मशीन जो वास्तविक जो मशीन होता है, जो एक्चुअल मशीन होता है, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है। यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो मैं पहले भी बताया कि कभी भी 100%, 100 से कम ही होगा एक्चुअल मशीन में। मगर अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तब एफिशिएंसी 100 से ऊपर हो सकता है। यानी कि एफिशिएंसी 110%, 120% भी हो सकता है। किस स्थिति में? जब फ्रिक्शन नहीं हो किसी मशीन में। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है एफिशिएंसी हम लोग जो है वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के भी टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कोई परीक्षा में आपसे पूछा गया मशीन का एफिशिएंसी और वो फॉर्मूला दे देगा, तो उसमें बहुत सारे आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस मिलेंगे। तो एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी होता है वेलोसिटी रेशियो बाय मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, एफिशिएंसी होता है आपको मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे।
तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो गया? अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको फिर से एक समझा रहा हूं। अब जैसे फिर से ये जो है, ये जो पुली है बहुत हमें आसान कर देता है। ये पुली एक जैसे मान लीजिए पुली है, एफर्ट, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए वेट है, लोड है, तो एफर्ट आपको लगेगा 30 न्यूटन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कुछ हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब क्या है कि ये जितना, अगर मैं इसे फिर से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं इसे अगर 10 सेंटीमीटर से नीचे रस्सी को खींचता हूँ तो ये कितना उठेगा? ये भी उठेगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड। यानी कि डिस्टेंस एक ही होता है। यानी कि वेलोसिटी रेशियो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैं आपको हमेशा बताया कि यहाँ पर अगर लोड 25 न्यूटन का है तो 30 न्यूटन का एक्स्ट्रा हमको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज होगा यहाँ पे लेस देन 1। तो यहाँ 1 है, ये लेस देन 1 है, यानी कि एफिशिएंसी क्या होगा? लेस देन 1 होगा, यानी कि 100% नहीं होगा। तो हम लोग एफिशिएंसी हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, और हम लोग एफिशिएंसी वर्क से रिलेटेड निकाल सकते हैं, यानी कि वर्क इनपुट बाय वर्क आउटपुट। तो हम लोग 3 चीज जान मशीन के बारे में मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि मशीन का मैंने डेफिनेशन दिया, फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हुआ, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम। डिस्टेंस जो होता है वो फल्क्रम्स के डिस्टेंस से होता है। और फिर हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है कि लोड बाय एफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है मोर देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो भी इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है। और फिर एफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ा। एफिशिएंसी जो है वो वर्क के टर्म में वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय वर्क आउटपुट, और जब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में निकाला तो मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब चूंकि आप लोगों को जो है वो आप लोगों से न्यूमेरिकल शायद ही पूछे, अगर पूछेगा भी तो मैं आप लोग को न्यूमेरिकल का कुछ दूंगा बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा इजी न्यूमेरिकल, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने से जो मैथ्स होता है फिजिक्स में, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल कहते हैं, उससे बनाने से क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब क्या है? लीवर। अब ये लीवर क्या होता है? मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये फल्क्रम है, और यहाँ एक लोड है, ठीक है। और आप इसको लोड को उठाना ऐसे करके, और यहाँ से एफर्ट आप लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एफर्ट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और लोड को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इसकी दूरी क्या है?
इसको कहते हैं एफर्ट आर्म। इसको क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म क्या होता है? एफर्ट जहां लगता है और उसकी दूरी, फलक्रम से दूरी कितना है, एफर्ट आर्म। और ये जो हो गया, इसको हम लोग लोड आर्म शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसको कहते हैं लोड आर्म। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल होगा, जो मैंने आपको शुरू में स्टार्ट किया था। अब आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि ये जो है, ये इस तरह से मोशन लाएगा रॉड को, और ये जो है इस तरह से, ये नीचे गिराने का कोशिश करेगा। लोड इस तरह के डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स क्यों होता है? क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। इसलिए ये जो लोड है उसका जो खिंचाव है पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स यहाँ पर इसलिए, और ये एफर्ट है यहाँ पर लग रहा है। तो इसका जो टेंडेंसी है, लोड का टेंडेंसी है इस लीवर को घुमाने के लिए इस तरह का, ऐसे करके, और इसका टेंडेंसी एफर्ट नीचे जाने का इस ऐसे करके। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये अगर इसको पूरा अगर हम सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। और ये इस तरह से है तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो प्रिंसिपल मूवमेंट क्या होता है? लीवर किसके आधार पर काम करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि लीवर जो है उसका जो कार्यशैली है, वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वो किस प्रिंसिपल के आधार पर है, और 4-5 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। तो क्या है ये? प्रिंसिपल ऑफ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट का प्रिंसिपल का क्या, जैसे उसमें है कि ईच एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म। तो ये एफर्ट क्या है? एफर्ट क्या है यहाँ पे? एफर्ट आपका यहाँ पर है फोर्स, ठीक है। एफर्ट या लोड दोनों का इकाई क्या होगा? वो फोर्स ही होगा। और एफर्ट आर्म का यूनिट क्या होगा? वो डिस्टेंस की दूरी है। यानी कि एक तरह से आप फोर्स को और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो वर्क का यूनिट होता है। तो ये इसी प्रिंसिपल पर लीवर काम करता है। अब हम लोग के पास 3 तरह के लीवर होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। ये जो है ये फर्स्ट क्लास है। आप यहां देख सकते हैं कि फलक्रम बीच में है, एफर्ट एक कोने में है और लोड एक कोने में है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है? व्हेन फलक्रम lies when fulcrum lies between load and effort। अब ये जो सूत्र है, इसके सूत्र से आप कुछ न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। अब जैसे कि ये आपको पता है, मान लीजिए कि ये पता है आपको, एफर्ट आर्म पता है, लोड आपको नहीं पता है, और लोड आपको पता है, यानी कि एफर्ट पता है, एफर्ट आर्म पता है, लोड नहीं पता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए लोड का क्वेश्चन मार्क कर दिया, लोड नहीं पता है, लोड आर्म पता है, तो इस सूत्र से इस्तेमाल करके हम लोग लोड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का जो है नियम है, फॉर्मूला है। और ये फर्स्ट क्लास का लीवर मैंने बताया आपको,
कि क्या है कि फल्क्रम जो है बीच में रहता है, लोड और एफर्ट के बीच में। अब रहा कि मेरा सेकेंड क्लास ऑफ लीवर क्या होता है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक डायग्राम का सहायता लेते हैं सेकंड क्लास ऑफ लीवर का। तो आपने सरौता देखा होगा, जो लोग पान की दुकान में जो सुपारी काटते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। देखिए थोड़ा सा, और यहाँ पर सुपारी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इस तरह से दाबते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग प्रेस करते हैं और ये है, ये लोड हो गया, एफर्ट हम लोग यहाँ दबाते हैं इसलिए एफर्ट ये हो गया, एफर्ट, ये लोड हो गया और ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, इसको करते हैं हम लोग। यानी कि यदि आपको सेकेंड क्लास ऑफ लीवर का याद करना है तो आप सिर्फ सरौता का याद कर लीजिएगा, किस तरह से उसका बनावट होता है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि लोड जो है फल्क्रम और एफर्ट के बीच में है। तो सेकेंड क्लास ऑफ लीवर, वेल load is between fulcrum and effort, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्लास ऑफ लीवर का। अब एक तीसरा क्लास ऑफ लीवर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने अक्सर देखा होगा, बर्फ जो है, अगर कोई बकेट में बर्फ का क्यूब्स रखा हुआ है तो बर्फ को निकालने के लिए ऐसा यंत्र रहता है। ये मान लीजिए आइस है और आप यहाँ पर एफर्ट दबाते हैं तो ये जो पोर्शन है अंदर जाता है और आइस को पकड़ लेता है और यहाँ पर फल्क्रम होता है। तो क्या है, ये फल्क्रम, ये एफर्ट और ये क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एफर्ट बीच में है, एफर्ट बीच में है फल्क्रम और आइस के बीच में। सो सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऑफ लीवर क्या होता है, व्हेन द एफर्ट इज between fulcrum and load।
तो इसको याद करने का क्या तरीका है, मैं एग्जांपल बता दिया। पहला वाला में तो कोई डिफिकल्ट नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास वाले लीवर में। तो सेकंड क्लास के लीवर को जानने के लिए आप सरोता का डायग्राम बनाएंगे और फिर उसमें उसी के अनुसार अपना लिख के उसको आंसर दे देंगे। और थर्ड क्लास वाले लीवर के लिए जो आइस क्यूब को उठाने के लिए हम लोग अंग्रेजी में उसको टोंग कहते हैं, टोंग से उठाते हैं। तो इसमें आप इस तरह से करके आप बना के कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास थ्री क्लास ऑफ लीवर्स होते हैं। और लीवर किस प्रिंसिपल के आधार पर फंक्शन करते हैं, तो लीवर जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के फंक्शन से करते हैं। और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अब क्या है कि कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये थ्रेड है, ठीक है। ये पुली है, ये मूवेबल पुली है। एग्जाम्पल क्या है ये, मूवेबल पुली है। और इसमें लटका हुआ है लोड एफर्ट, ठीक है। अब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज के कॉन्टेक्स्ट में वो समझा रहा हूँ, खाली समझ लेना है, बस समझ लेना आसान है ये कि जितना लोड है तो एफर्ट कितना होगा। एफर्ट भी इसमें उतना ही होगा, मगर क्या है कि एफर्ट उतना इसलिए नहीं होता है क्योंकि फिर ये मूव करता है और यहाँ फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है लोड से, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, लेस देन 1 होगा। ये मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, वाई, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब चलिए वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, इस मशीन को यूज करने का क्या फायदा, देखिए वेलोसिटी रेशियो। अब क्या है कि जब हम इसको ऊपर खींचेंगे तो ये लोड उठेगा, ठीक है। तो लोड यदि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर से ऊपर में उठा, ठीक है, तो एफर्ट का जो आपने एफर्ट लगाया वो एफर्ट कितना ऊपर आएगा, इसका आधा होगा, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एफर्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, उसको मैं लिख देता हूं। फाइव सेंटीमीटर बाई 10, यानी कि वेलोसिटी रेशियो आधा हो गया। तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी होता है
और इस केस में क्या है, आप देख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो हाफ है, और मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 से कम होगा। मैंने बताया था कि कोई भी मशीन में फ्रिक्शन के कारण इसलिए नहीं हो पाता, इसलिए लेस देन 1, यानी कि एफिशिएंसी लेस देन 1 होगा। तो मूवेबल पुली का अगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मूवेबल पुली का जो है वो एफिशिएंसी कितना होता है, तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो, ये मूवेबल पुली का जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 होगा। तो ये मैंने थर्ड क्लास और रिवर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में बताया, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, फिर एफिशिएंसी, वर्क डन, वर्क इनपुट बाय वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट बाय वर्क आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। इस तरह के टर्म्स मशीन में आएंगे, और मैं अगर आपको कुछ सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे आप कमेंट में पूछिएगा और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और कुछ प्रश्न मैं आपको न्यूमेरिकल कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का जो न्यूमेरिकल, जो बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है, जो कि वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक और ऐसा भी मशीन होता है। तो मैं एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ, एक प्रश्न आप हमको कमेंट के द्वारा भी उसका आंसर बता सकते हैं। एक प्रश्न जैसे है, अब ये जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, ये मूवेबल पुली है। और ये है फिक्स पुली। तो इसमें आप मुझे बताएंगे कि इस अरेंजमेंट, पुली का अरेंजमेंट का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। मैं वैल्यू में नहीं पूछ रहा हूँ, 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो जो होगा 1 होगा या 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। ये आपका कार्य है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और मैं अगला क्लास और भी मैं फिजिक्स का लूँगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि यदि आप परीक्षा देने जाएं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे और भी कोई भी एसएससी का कंपटीशन हो, कोई भी तरह का कंपटीशन हो, तो मशीन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा उसको आप आंसर कर पाए। हाँ, एक चीज़ जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जो क्लास 1 लीवर पर बेस्ड काम करते हैं, कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जो क्लास 2 लीवर्स के बेस पर काम करते हैं, जो कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जो क्लास 3 लीवर के बेस पर काम करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से मशीन है। मैंने बता दिया लीवर कितने तरह के, और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप जो है कुछ अपने से भी गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको आसान लगेगा। अब मशीन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। कुछ लोग जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं तो उनको वो चूँकि 10th के बाद फिर आर्ट्स सब्जेक्ट में लग जाते हैं, तो उनका जो साइंस का सब्जेक्ट है बिल्कुल दूर हो जाता है। तो वो उससे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। सो धन्यवाद। और मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने का। मैं अपने भरसक प्रयास करता हूँ कि मुझे जो ज्ञान है मैं आपको सब देता हूँ।
और हो सकता है और आपको उस ज्ञान का बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। सो धन्यवाद।